वेलकम टू अर्शी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वायुमंडल। तो देखिए, वायु और मंडल, इनको दो भागों में जब तोड़ेंगे तो बनेगा वायु और प्लस मंडल। तो मंडल का मतलब होता है गोलाकार। क्या होता है? गोलाकार। तो वायुमंडल की परिभाषा क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु की विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या? पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए वायु की विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर और लिखा गया कि वायुर्विज्ञान, ठीक ना? वायुर्विज्ञान क्या है? तो देखिए समझिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ से क्या है? वायु है। और हम यहाँ पर पृथ्वी का फिगर बनाए हैं और पृथ्वी के एक लिखे हैं ऊपर और एक लिखे हैं नीचे। तो देखिए, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुर्विज्ञान कहते हैं। यानी वायुमंडल के ऊपरी जो परत का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे वायुर्विज्ञान कहेंगे। और ऋतु विज्ञान किसे कहेंगे? तो वायुमंडल के निचले परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहा जाता है। यानी वायुमंडल के निचले परत जब इसका हम अध्ययन करेंगे तो इसे ऋतु विज्ञान कहेंगे। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। यानी वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का क्या है? एक अभिन्न भाग है। ठीक है, वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। क्वेश्चन पूछेगा कि वायु पृथ्वी के संदर्भ में क्या है? तो वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है। देखिए, अभिन्न का मतलब होता है जैसे कि भिन्न माने अलग अलग, अभिन्न मीन्स अलग नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखे वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नाइट्रोजन, देखिए ये वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से क्या है? अधिक है। यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसकी प्रतिशत कितना है? 78.8%। यानी वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि पौनों की शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का आभास किसके कारण होता है? यानी जैसे हवा हो गया, हवा की शक्ति और प्रकाश का परावर्तन के आभास किसके कारण से होता है? यानी किस गैस के कारण से? क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि किस गैस के कारण से प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के बारे में कुछ और जानते हैं। नाइट्रोजन जो है इसका कोई रंग नहीं होता है। नाइट्रोजन का कोई रंग नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है। ठीक ना? नाइट्रोजन क्या है? रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। इसकी क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रोजन की प्रकृति है तो कैसी है? स्वादहीन है, गंधहीन है और रंगहीन है। अब नाइट्रोजन से ही पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन आएगा कि पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण किस गैस के माध्यम से होता है? तो नाइट्रोजन के माध्यम से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वस्तु को तेज़ी से जलने से रोकता है कौन से? नाइट्रोजन गैस। जब वस्तु तेज़ी से जलती है तो उसको कौन रोकता है? नाइट्रोजन। यानी हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक नहीं रहेगा तो किसी भी जलती हुई वस्तु को बुझाने के लिए हम कठिनाई का सामना करेंगे। अब देखिए, नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितना? 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक
नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में फैला हुआ है। ठीक है, अब दूसरा है ऑक्सीजन। देखिए, इसके अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ईंधन नहीं जल पाएगा। फिर इसका गुण क्या है कि ऑक्सीजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन आएगा कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत किस गैस को कहा जाता है, तो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 कि यह वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक पाया जाता है, यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक पाया जाता है। और ये भी बात है कि 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, 16 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम हो जाएगी, लेकिन 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन न के बराबर होता है। ठीक है, यानी 120 मीटर हम ऊंचा जाएंगे तो ऑक्सीजन न के बराबर मिलेगा। अब पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यह सबसे भारी गैस है। क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है, तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी कारण यह सबसे नीचे होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सबसे नीचे क्यों होती है, तो अधिक भार के कारण। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि वायुमंडल में सबसे, ठीक ना, नीचे या वायुमंडल में सबसे अधिक भार वाली गैस कौन सी है, या ये भी ऐसे ही क्वेश्चन कर सकता है वायुमंडल में सबसे नीचे कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसका आंसर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, इसका अधिकांश भाग का विस्तार, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भाग का विस्तार है जो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ठीक है, यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए परागम्य, ठीक, यानी यह गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए परागम्य। परागम्य का मतलब होता है जब सूर्य से कोई विकिरण आते हैं तो आने देता है। परागम्य का मतलब आर पार, जैसे मान लीजिए कि एक बगीचा है, बगीचा के हम आर पार देख सकते हैं, यानी परागम्य है। ठीक ना, तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य, यानी पृथ्वी से जो विकिरण लौटती है उसको लौटने नहीं देता है, यानी उसको रोक कर रखता है। कौन सी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, अपरागम्य का मतलब होता है कि किसी वस्तु को हम आर पार नहीं देख सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसे अपरागम्य कहते हैं। और क्या है, यह, ठीक, यह कांच घर या पौधे घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल के निचले परत को गर्म करता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा गैस है जो वायुमंडल के निचले परत को गर्म करता है, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे गैस का आयतन वायुमंडल में, देखो हम वायुमंडल में भी देखने को मिलता है कि दूसरे गैस जो है जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और बहुत सारे वायुमंडल में गैस है। ठीक है, तो उनकी जो मात्रा स्थिर है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ऐसे कि वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है जिसकी वृद्धि देखने को मिलता है, लेकिन और जो गैस है वो अस्थायी है, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा है ओजोन। देखिए, ओजोन जो है यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है, यानी ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या
क्या होता है O3। ठीक है, यह ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह सूर्य से यानी ओजोन क्या करता है कि सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण को कुछ ठीक ना का कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है। यानी ओजोन गैस जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण है उसको अवशोषित कर लेता है। और ओजोन परत जो है ओजोन गैस जो है ओजोन गैस यह 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक केंद्रित है। यानी क्वेश्चन आएगा कि ओजोन गैस वायुमंडल में कितने ऊंचाई तक पाई जाती है, तो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ओजोन गैस पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैला सकती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे जलवाष्प। देखिए जलवाष्प क्या है, तो वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील है। क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील क्या है, तो इसका आंसर होगा जल वाष्प है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील क्या है, इसका आंसर होगा जल वाष्प तथा असमान वितरण वाली गैस है। देखिए ये जल वाष्प जो है ऊंचाई के साथ घटती है। क्या होती है, ऊंचाई के साथ ये घटती है। जल वाष्प जो है यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यानी क्वेश्चन आएगा कि जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा कि 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है। और अगला पॉइंट है कि वायुमंडल के 90% भाग क्या है, जल वाष्प है। कितना परसेंट भाग, 90% भाग। क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल का कितना परसेंट भाग जल वाष्प है, तो 90% भाग। अब देखिए ये जो है जल वाष्प जो है 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। कितना, 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये सीमित है। अब क्वेश्चन है अगला कि जल वाष्प के संघनन होने के कारण क्या बनता है। जल वाष्प जब संघनन होता है तो क्या बनता है, बादल बनता है, बादल वर्षा बनता है, कोहरा बनता है, तुषार बनता है, हिम बनता है। यानी क्वेश्चन आएगा कि बादल किसके संघनन से बनता है, कोहरा किसके संघनन से बनता है, तुषार हिम किसके संघनन से बनता है, तो इन सब का आंसर जल वाष्प होगा। अब देखिए लिखा है यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के तूफानों को जल वाष्प से ही ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन आएगा कि विभिन्न प्रकार के तूफानों का ऊर्जा, ठीक ना, विभिन्न प्रकार के तूफानों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। जैसे बहुत सारे तूफान आते हैं, ठीक है ना, तो उस तूफान का ऊर्जा कहाँ से मिलता है, इसका राइट आंसर होगा जल वाष्प से मिलता है। किससे मिलता है, तो जल वाष्प से मिलता है। अगला पॉइंट है कि जल वाष्प को पृथ्वी का कंबल क्यों कहा जाता है। देखिए जल वाष्प को पृथ्वी का कंबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ठीक ना सूर्य से आने वाले सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। यानी सूर्य से जो सूर्य का ताप आता है उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है तथा फिर क्या करता है, तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। ठीक ना, यानी सूर्य से आने वाले सूर्य ताप को अवशोषित कर लेता है
और पृथ्वी जो विकिरण छोड़ती है उसको ऊपर नहीं जाने देता है, यानी उसको संजो कर रखता है, जिससे न तो अत्यधिक गर्म होता है और न अत्यधिक ठंडा होता है, ठीक ना। इसीलिए जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो जलवाष्प जो है सूर्य के ताप को अवशोषित कर लेता है तथा ठीक है, और पृथ्वी से जो विकिरण उत्सर्जित होता है उसको संजो कर रखता है, यानी उसको जाने नहीं देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी पर न तो अत्यधिक ठंड लगती है और न ही अत्यधिक गर्म लगती है। तो इसलिए जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। और एक पॉइंट है कि वायुमंडल की स्थिरता किस से निर्भर होती है, यानी किस पर निर्भर होता है, ठीक ना। वायुमंडल की स्थिरता किस पर निर्भर होता है? वायुमंडल की स्थिरता जलवाष्प पर क्या होता है? स्थिर होता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के ताप के बनाए रखने के लिए CO2 और जलवाष्प क्या है? उत्तरदायी है, ठीक है। अब पढ़ेंगे धूल कण के बारे में। तो धूल कण का स्रोत क्या है? तो देखिए, समुद्री नमक, महीन मिट्टी, यानी जिससे कि मान लीजिए कि तूफान आता है और महीन माटी जो है, महीन जो कण है मिट्टी का, वो अपने साथ उड़ा कर ले जाता है, तो उसी से धूल कण का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में होता है। क्वेश्चन आएगा कि धूल कण का सबसे अधिक जमाव कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है क्या? उपोष्ण और उष्ण प्रदेश में। धूल कण का सबसे अधिक जमाव कहाँ होता है? तो शीतोष्ण तथा उष्ण प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में क्यों होता है? आखिर धूल कण का अत्यधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि सूखी हवा के कारण। यानी सूखी हवा कहाँ बहती है? उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में सूखी हवा बहती है, इसीलिए, ठीक ना, उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में धूलकण अधिक दिखने को मिलता है। अब देखिए, आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई पड़ता है। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम लोग वायुमंडल की संरचना। तो ये हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे, ठीक है।